रॉबिन रफेल जब से असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया तैनात हुई, भारतीय मीडिया की नफरत का निशाना बनी रही। उसने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में सितंबर 1994 में पाकिस्तान की तरफ से पेश की जाने वाली करारदाद की हिमायत में उसने पाकिस्तान में अमरीकी सफीर से फोन पर गुफ्तगू की। करारदाद कश्मीरियों पर मजालिम की मजम्मत पर मबनी थी। उसकी इस गुफ्तगू को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने टैप करके अमरीकी हुकाम को पहुंचाया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा क्रिस श्रीनिवासन ने रिटायरमेंट के बाद 2012 में 17 साल बाद अपनी किताब में इंकशाफ किया कि इस रिकॉर्डिंग के बाद अमरीकी हुकाम से एहतजाज किया गया और कहा गया कि वो पाकिस्तान की करारदाद की मुखालफत करें। भारतीय वजीर खारिजा नरसिम्हा राव ने बहुत जोर दिया, लेकिन अमरीकियों ने यह कहकर टाल दिया कि अगर हम खिलाफ वोट देंगे तो कश्मीर में दहशतगर्दी में इजाफा होगा। अलबत्ता उन्होंने हिमायत नहीं की। जब 2014 में रॉबिन रफेल के खिलाफ FBI की इंक्वायरी शुरू हुई तो रॉ की ये रिकॉर्डिंग भी उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई। भारतीय मीडिया उस दिन से रॉबिन रफेल को ब्रांसले प्रो पाकिस्तान पार्टिसन बेहयाई की हद तक पाकिस्तान की तरफदार लिखता चला आ रहा है। रफेल की वजह से ही सदर बिल क्लिंटन के दोनों अदवार में कश्मीर का मौजू अमरीका पाकिस्तान दो तरफा मुज़ाकरात में और भारत पाकिस्तान के दो तरफा मुज़ाकरात में भी एजेंडे का हिस्सा बना रहा है। ये अहम पेशरफ बेनजीर के अप्रैल 1995 के अमरीका के दौरे से शुरू हुई। उन्हीं दिनों जब पाकिस्तानी सफीर मलीहा लोधी ने फ्रेस्लर तरमीम के तहत पाकिस्तान पर लगाई गई पाबंदियां उठाने के लिए कांग्रेस की मदद चाही तो उसको रॉबिन रफेल और बिल क्लिंटन ने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से नवंबर 1995 में पाकिस्तान को एक दफा के लिए $368 मिलियन के असलहे की खरीदारी की इजाजत दे दी गई। इस वाक़े के बाद तो भारत के मीडिया ने रफेल के खिलाफ जैसे एक महाज बना लिया और उसे आज तक पाकिस्तान का असासा लिखते चले आ रहे हैं। 13 नवंबर 1994 को कंधार की फतह के बाद जब मुल्ला मोहम्मद उमर की हुकूमत कायम हुई तो उस वाक़े ने न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम खुफिया एजेंसियों को हैरत में डाल दिया, बल्कि अमरीका समेत अहम ममालिक के सिफारतखानों में मौजूद खुफिया वाले भी हैरान थे कि ये मोजज़ा कैसे हो गया है। तालिबान से पहले अफगानिस्तान में खाना जंगी उरूज पर थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के NLC के ट्रकों के एक काफिले को भी अगवा कर लिया गया था और मुजाहिदीन में से कोई भी पाकिस्तानी अहकाम की सुनता नहीं था। लेकिन तालिबान ने इक्तदार में आते ही सबसे पहले NLC के पाकिस्तानी काफिले को छुड़वाया। तालिबान के बारे में हैरत का ये आलम 2-3 माह तक जारी रहा। क्वेटा में मुनक्किद आला सतही इजलासों में खुफिया के जगावरी और अफगान मुजाहिदीन से ताल्लुक पर करियर बनाने वाले बड़े बड़े अफसरान पूछते फिरते थे कि ये तालिबान कौन हैं, कहां से आए हैं, ये इस तरह कैसे फुतूहात पर फुतूहात हासिल कर रहे हैं, इन्होंने वहां इतनी जल्दी अमन कैसे कायम कर लिया है। 1986 से 1990 तक मेरी कंधार के पड़ोस में वाक़े चमन और पशीन में कई बार पोस्टिंग रही थी और तालिबान क़यादत की अक्सरियत उन्हीं इलाकों में मौजूद हुआ करती थी, मगर खामोश और पाकिस्तानी एजेंसियों से खासी दूर। एजेंसियां इसीलिए उनके बारे में बहुत कम जानती थी और मुझसे बार बार मालूमात हासिल करती रहती। खास तौर पर मुल्ला मोहम्मद उमर की पुरस्कार शख्सियत के बारे में हर कोई नित नए सवालात घर कर था। ठीक 3 माह बाद 13 फरवरी 1995 को पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सिफारतकारों का एक वफ्द तालिबान ओहदेदारों से मिलने कंधार गया। कहा जाता है कि उनमें रॉबिन रफेल भी मौजूद थी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश के बावजूद तस्दीक ना हो सकी क्योंकि तालिबान तो उनमें से किसी एक को भी पहचानते नहीं थे। अमरीकी वफ्द ने बार बार उनसे मुल्ला मोहम्मद उमर और उनकी क़यादत के बारे में सवालात किए, मगर तालिबान ने किसी भी किस्म की मालूमात देने से इनकार कर दिया। मुलाकात से अमरीकियों का तासुर यह था कि तालिबान का रवैया अमरीका के बारे में मुखालिफाना नहीं बल्कि दोस्ताना किस्म का है। इस मुलाकात के ठीक एक हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम अमरीकी सिफारतकार फिर तालिबान से मिला या मिली, जिसके बारे में अंदाजा है कि वो भी रॉबिन रफेल थी। इस एहलकार की एक रिपोर्ट बगैर नाम के अमरीका के शायाशुदा सिक्योरिटी पेपर्स में मौजूद है। इन अनक्लासिफाइड पेपर्स के मुताबिक तालिबान अमरीका की साफ गोई को पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब की हुकूमतों की दोगली पॉलिसियों पर उन्हें भरोसा नहीं है। उसी दौरान मेरे साथ भी एक अहम वाकया पेश आया। मुझे अमरीकी सफीर साइमन डी जूनियर की जानिब से 1996 के आगाज में एक दावतनामा मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि अमरीकी अवाम और हुकूमत की ख्वाहिश है कि मैं अमरीका का मुतालाती दौरा करूं। ये दौरा अमरीका के विजिटर्स प्रोग्राम के तहत था। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान से गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और सदर गुलाम इसहाक भी अमरीका जा चुके थे। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो तमाम मुल्कों के अहम लोगों को अमरीका अपनी मेहमानी के जरिए जाल में फंसाने की कोशिश करता है। मिस्र के अनवारुस सादात और भारत से इंदिरा गांधी भी इसी प्रोग्राम के तहत अमरीका
امریکہ یاترا کر چکی ہیں۔ 15 جون 1996 سے 16 جولائی 1996 تک ایک ماہ مجھے امریکہ کی لاتعداد ریاستوں میں گھمایا گیا اور وزارت خارجہ سے لے کر پینٹاگون تک ہر وزارت کا دورہ بھی کروایا گیا۔ بظاہر یہ دورہ ایک 8 رکنی گروپ کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن مجھ سے علیحدگی میں لاتعداد ایسی ملاقاتیں کی گئیں جن میں مجھ سے صرف اور صرف طالبان اور ملا محمد عمر کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ میری معلومات بھی واجبی سی تھیں اور ظاہر بات ہے کہ طالبان نے خود کو خاصا محدود رکھا ہوا تھا، اس لیے میں ان کے لیے کوئی زیادہ سود مند ثابت نہیں ہو سکا۔ غرض امریکی طالبان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بہت ہی بے چین تھے اور مسلسل مذاکرات کیے جا رہے تھے۔ کئی سالوں پر محیط ان مذاکرات کا مرکزی کردار رابن رفیل ہی تھی، جو بار بار طالبان سے ملنے قندھار آتی جاتی رہی اور کوئٹہ میں بھی لاتعداد لوگوں سے ملاقاتیں کرتی نظر آتی۔ انہی ملاقاتوں اور رابطوں کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ پاکستان میں امریکی سفیر تھامسن ڈبلیو سائمنز نے رابن رفیل کو لکھا کہ صدر کلنٹن کو بتایا جائے کہ طالبان کی خواہش ہے کہ وہ مغرب کے سامنے اپنا یہ تصور ختم کریں کہ وہ برے لوگ ہیں۔ معاملات یقیناً بہتر ہو جاتے مگر اسامہ بن لادن کی موجودگی نے مسئلہ الجھا دیا۔ اسامہ کو سوڈان سے امریکی سفیر ٹیموتھی کارنی نے جلا وطن کروایا تھا اور وہ سیدھا جلال آباد آ گیا تھا۔ جب طالبان نے کابل کے ساتھ جلال آباد پر بھی قبضہ کیا تو اسامہ طالبان سے پہلے ہی سے وہاں پر موجود تھا۔ کابل کی فتح کے صرف 9 دن بعد ہی طالبان حکومت کو امریکی وزیر خارجہ وان کرسٹوفر کا یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہم طالبان سے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکی سفیر کی ملاقات طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا غوث سے ہوئی۔ ملا غوث نے کہا کہ ہمارے ہاں موجود تمام جہادی کسی دوسرے ملک میں تخریب کاری میں بالکل ملوث نہیں ہیں اور ہم امریکیوں کو ان کے کیمپوں کا دورہ بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی، جس کے بعد مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جس کا مرکزی کردار بھی رابن رفیل ہی تھی۔ جاری ہے۔